वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और जिसको A.K. रामानुजम जी ने लिखा है, इसकी शॉर्ट में हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। जैसे नाम से ही पता है, फूल्स मूर्ख, किंगडम राज्य अर्थात मूर्खों का राज्य। इसमें एक राजा की कहानी दी गई है। एक राजा था और उसके मंत्री थे, वो सभी बहुत मूर्ख थे। राजा ने अपने राज्य में ऑर्डर किया कि आज से सारी जनता रात को दिन और दिन को रात कहेगी और रात में वो अपना सभी कार्य करेंगे और दिन के समय सोएंगे, जो दुनिया से अलग होगा। इसका पालन न करने वालों को कठिन से कठिन पनिशमेंट दी जाएगी। डर की वजह से सारी जनता ने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। अब क्या था, राजा और उसकी प्रजा सभी सुखी थे। यहाँ तक कि कैटल्स, एनिमल्स सभी को मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग ही ढाल लिया था। एक दिन की बात है, उस नगर में एक गुरु और एक उनके शिष्य घूमते फिरते आ जाते हैं। दिन का समय था, लेकिन पूरे नगर में सभी लोग सोए हुए थे। यह देखकर गुरु और शिष्य दोनों ही आश्चर्यचकित होते हैं। गुरु और चेला दोनों दिन भर भटकते रहते हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि नगर में तो सभी लोग सोए हुए थे। जैसे जैसे रात होती है तो सभी लोग उठकर अपने काम में लग जाते हैं। गुरु और शिष्य एक शॉप पर जाते हैं और कुछ खाने के लिए आइटम्स खरीदते हैं, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत ही वंडर होता है कि वहाँ पर हर एक चीज का रेट सेम था, वो भी केवल 1 डड्डू मीन्स 1 रुपीज। यह देखकर गुरु और चेले पेट भरकर खाते हैं। सुबह सवेरे गुरु उस स्थान से चलने को कहते हैं तो चेला कहता है, गुरुजी इतना अच्छा नगर है, इतनी सस्ती चीजें मिलती हैं, अतः मैं तो यहीं पर रहूंगा। जाते हुए गुरुजी उससे कहते हैं कि मूर्ख लोगों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कभी भी हानिकारक हो सकते हैं। यह कहकर गुरुजी चले जाते हैं और समय बीतता जाता है। धीरे धीरे चेला सस्ती चीजें खा कर बहुत मोटा ताजा हो जाता है। एक रात की बात है, एक चोर दीवार तोड़कर एक अमीर व्यक्ति के यहाँ चोरी करने आ जाता है, लेकिन जब वो चोरी का सामान कलेक्ट करके वापस जाता है तो बराबर के मकान की एक दीवार उस चोर के ऊपर गिर जाती है और वह चोर वहीं पर मर जाता है। जब सुबह होती है तो चोर का भाई राजा के पास मुकदमा लेकर जाता है और अपने भाई की मृत्यु का दोष उस मकान मालिक पर लगाता है जिसकी दीवार से वह चोर मरा था। राजा बताया था कि वह मूर्ख था। वह आदेश करता है कि ठीक है, इस चोर की मृत्यु का कारण वह मकान मालिक है। वह मकान मालिक को बुलाता है। मकान मालिक अपने पक्ष में कहता है कि हे महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये दीवार जिस मेसन ने बनाई थी, इसका कारण तो वही है। इसके बाद उस राज को बुलाया जाता है, लेकिन अपनी सफाई में राज कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है। ये दीवार जिस समय मैं बना रहा था तो एक लड़की जो नृत्यिका थी बार बार इस इधर उधर गली में जा रही थी, जिससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। अतः राजा के आदेश पर उस लड़की को बुलाया जाता है। लड़की कहती है कि महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तो उस सुनार का है जिसको मैंने गहने दिए थे और उसने समय पर मुझे नहीं बना कर दिए, इसलिए मुझे बार बार गली में चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अतः सुनार को बुलाया जाता है। सुनार अपनी सफाई में कहता है कि महाराज, इस लड़की के आभूषण बहुत कम थे और मुझे बराबर में एक व्यापारी है जिनकी लड़की की शादी थी, उसका मेरे पास गहनों का ऑर्डर आया हुआ था। अतः पहले मुझे वही काम निपटाना था, इसलिए मेरे को इस लड़की के गहने बनाने में देर हो गई थी। अतः सुनार को बुलाने के बाद कहा जाता है कि उस मालिक को बुलाओ जिसने तुम्हें ऑर्डर
दिया था इतने गहने बनाने के लिए। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और पता चलता है कि वही व्यक्ति वही था जिसके घर पर चोर ने चोरी की थी। अब सारा केस उस अमीर व्यापारी पर ही आकर सिमट जाता है, जिसका सामान चुरा कर ले जाते हुए चोर की मृत्यु हो गई थी। अतः उस अमीर व्यापारी को ही अपराधी मान लिया जाता है। किंतु उस व्यक्ति का एक नवयुवक पुत्र आता है और वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि हे महाराज, यद्यपि मेरे पिता इस मैटर में अपराधी हैं, किंतु वो काफी ओल्ड हैं, अतः उनके स्थान पर जो भी पनिशमेंट हो वो आप मुझे दे दीजिए। मंत्रियों की सलाह के बाद राजा एक नया आदेश जारी करता है। उस समय हर एक अपराधी को अलग अलग तरह की सजा दी जाती थी। अतः इस अपराधी के लिए राजा आदेश करता है कि एक फांसी का फंदा बनाया जाए। फांसी का फंदा तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे ही उस फंदे को अपराधी के सामने लाया जाता है तो ये राजा को रियलाइज होता है कि वे नवयुवक बहुत ही दुबला पतला था। राजा एक बार देखता है और फिर अपने मंत्रियों से और सेवकों से कहता है कि किसी नगर में जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसके लिए ये फांसी का फंदा सटीक हो। नौकर पूरे नगर में घूमते हैं और अंत में उसी चेले को पकड़कर ले आते हैं जो सस्ता खाना खा खाकर मोटा ताजा हो गया था। चेले को दरबार में लाया जाता है। उधर गुरु बहुत ही जादुई शक्तियों के ज्ञाता थे, अतः वे अपने चेले की कंडीशन को समझ लेते हैं और अपने चेले की हेल्प के लिए बहुत जल्दी दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में पहुंचकर गुरु चेले कुछ कानाफूसी करते हैं, जिसे सुनकर दोनों बीच बीच में कहते हैं, आपस में झगड़ते हैं और कहते हैं नहीं फांसी मुझे दो। दूसरा कहता है नहीं फांसी मुझे दो। इस मैटर को सुनकर राजा उनसे पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है, तुम में से प्रत्येक पहले क्यों सजा पाना चाहता है। गुरु राजा को बताते हैं कि महाराज, हम जिस राज्य से आए हैं वे बहुत ही शक्तियों भरा राज्य है और ये जो फांसी का फंदा है ये न्याय के देवता का फंदा है। अभी तक ये न्यू है, इस फंदे से किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। अतः नियम यह है कि जो व्यक्ति इस फंदे पर पहले फांसी प्राप्त करेगा वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेगा और जो सेकंड नंबर पर इससे फांसी लगाकर मरेगा वो मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा ये सुनकर शांत हो जाता है और गुरु चेले को कारावास में डाल देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो राजा छुपके से अपने मंत्री के साथ जाता है जो उसका सबसे प्रिय मंत्री था और गुरु चेले को रिहा कर देते हैं और जल्दी से पहले राजा और फिर मंत्री दोनों बारी बारी से फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो लोग राजा और मंत्री को मरे पाते हैं और गुरु और चेला नगर छोड़कर चुपके से जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गांव वाले उन दोनों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप इसी नगर में रहिए और राजा और मंत्री का दायित्व संभालिए। गुरु राजा बन जाते हैं, लेकिन गांव वालों से शर्त रखते हैं कि अब आपको अपने सीधे ही काम करने होंगे, जो ये उल्टे नियम थे उसको छोड़ना होगा। अब दिन का कार्य दिन में होगा और रात का कार्य रात में होगा। इसे सुनकर सब लोग खुश होते हैं, राहत की सांस लेते हैं और बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी की समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।